हेलो एंड वेलकम एजुकेशन क्लासेस। आज हम क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पार्लियामेंट यानी संसद क्या है, संसद कैसे काम करती है, संसद होने से लोकतांत्रिक देश को क्या फ़ायदा होता है, हमारे देश की संसद किस तरह से काम करती है और संसद में किन लोगों की हिस्सेदारी होती है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। हमें संसद क्यों चाहिए? हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया, सहभागिता, लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा में लेने में सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व भी है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा मुश्किल संघर्ष तय किया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक काल के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल दी। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने का एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान ने अंतिम अधिकार संप्रभुता का अंतिम शक्ति जनता को दे रखी है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सब प्रश्न दे रखे हैं और बेसिकली अगर आपको अपने उत्तर को बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा बनाना है तो आप आर्टिकल को इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों? जैसे संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत हुआ था। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जिसमें लोकसभा का गठन अनुच्छेद 80 और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। संसद की भूमिका। आज़ादी के बाद गठित भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी, सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ है, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम पर्पज से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। यही वही बात जो अभी मैंने बताई थी, जो इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत होते हैं, लेकिन मनोनीत वाली प्रक्रिया 2022 से बंद कर दी गई है, इसीलिए अभी कोई सदस्य मनोनीत नहीं है। और ये 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, यानी आंग्ल भारतीय, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसीलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम
272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। विपक्षी दल यानी जो संसद की सरकार जो बनी है उस दल का हिस्सा नहीं होते हैं, वे विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसा पहले अध्याय में पढ़ा, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। तो अगर सवाल आए कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा निभाते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं है, इसमें भले ही ऐसा लिखा है, पर 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार यानी बीजेपी को बहुमत मिला था। ऐसी सूरत में कोई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल सके, लेकिन ये प्रावधान धन विधेयक वाले प्रावधान पर लागू नहीं होता। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है, अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो 5 आधार पर मनोनीत किए जाते हैं: कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहभागिता। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना, ये संसद का दूसरा काम है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल का महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रश्नकाल किसे कहते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की अहम भूमिका होती है। वे सरकार की नीति कार्यक्रम कमी को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है और सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में सरकार की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित, सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और ये भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम कानून बनाना। कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तब हम इसमें विस्तार से बात करेंगे। अब ये बात आती है कि संसद में कौन लोग होते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, जब अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं और ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी दिए गए कि एसटी एससी से कितने आए और आदिवासी उम्मीदवार ही जीत, संसद भी उनकी उचित हिस्सेदारी हो। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटें के आरक्षण पर सुझाव पेश किया गया है और इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है, परंतु अब नारी शक्ति वंदन बिल पारित हो चुका है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा चुका है। साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। ये पुराना आंकड़ा है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। ये बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है।